सन 2009 में राजस्थान के अंदर 1 लाख रुपए से मैंने कुछ जमीन को खरीदी और आज की तारीख में उस जमीन की कीमत 10 लाख रुपए है। लेकिन 2010 में यही 1 लाख रुपए मैंने अगर जमीन की जगह पर बिटकॉइन खरीदी होती तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज की तारीख में उसकी कितनी ज्यादा कीमत होती, 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन अगर दोस्तों हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके हम लोग करोड़पति बन सकते हैं तो सरकार क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों है? अब दोस्तों बिटकॉइन के पीछे के लॉजिक साइंस को समझा जाए, लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं, इस चीज को समझने के अलावा क्यों ना इस चीज को समझा जाए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आखिर वर्क कैसे करती है, मतलब हाउ क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क। अब दोस्तों सबसे पहले तो इस बात को समझो कि मनी बराबर वैल्यू। अगर मैंने कोई कार खरीदी तो मैं कंपनी वालों को पैसा दूंगा। ये पैसा मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसके बदले मुझे एक वैल्यूएबल चीज मिली, मतलब कि ये कार, इसके सहारे में कहीं भी ज्यादा तेजी से जा सकता हूँ और आराम के साथ जा सकता हूँ। मतलब हम दुनिया में किसी को भी पैसा तब देते हैं जिसके बदले हमें कोई वैल्यू मिले। लेकिन दोस्तों आज से 8,000 साल पहले पैसे जैसी कोई चीज थी ही नहीं। पुराने जमाने में अगर एक व्यक्ति के पास केले हैं और दूसरे व्यक्ति के पास सेब हैं तो पहला व्यक्ति दूसरे वाले को केले दे देगा और उसके बदले में दूसरा वाला उसे सेब दे देगा। तो दोस्तों इस केस में पैसे की जगह पर प्रोडक्ट का लेन देन हुआ। इस तरीके को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप इसको समझ के देखो कि लेन देन करने के लिए पहले व्यक्ति के पास एक बिल्ली है और दूसरे व्यक्ति के पास एक गधा है। अब पहले वाला व्यक्ति तो बिल्ली के बदले गधे को ले लेगा क्योंकि गधे से काम कराया जा सकता है, लेकिन दूसरे वाला व्यक्ति गधे को देकर बिल्ली का क्या अचार डालेगा। तो इस तरह के केस में बार्टर सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि वैल्यू तो दी जा रही है लेकिन बराबर एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसी चीज को वैल्यूएबल मानने के लिए लोगों को विश्वास होना जरूरी है कि वो चीज वैल्यूएबल है और ये हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। इसी कारण से बार्टर सिस्टम को छोड़कर लोगों ने मेटल में ट्रेड करना चालू कर दिया, जैसे गोल्ड और सिल्वर। अब दोस्तों किसी को काम कराने के लिए अगर गधा चाहिए तब वो 10 सिक्के देकर गधे को ले सकता है और किसी को बिल्ली चाहिए तब 1 सिक्का देकर वो बिल्ली ले सकता है। धीरे धीरे लोगों ने गोल्ड में ट्रेड करना चालू किया, लेकिन फिर धीरे धीरे गोल्ड माइनिंग सप्लाई में दिक्कत आने लगी और भी ज्यादा दिक्कत थी। इसलिए सरकार के दिमाग में सुझाव आया कि आप अपना सोना सरकार के पास जमा करा सकते हो और उसके बदले सरकार आपको एक रिसिप्ट देगी, पूरे देश के अंदर एक्सेप्ट की जाएगी, उसको संभालना आसान होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब एक टाइम पर आकर सरकार को ये पता चला कि जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है ज्यादा रिसिप्ट बनानी पड़ेगी, लेकिन गोल्ड तो लिमिटेड ही है। फिर सरकार ने इस चीज का द एंड कर दिया और फिर बोला कि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना होगा। अब करेंसी सरकार के प्रोमिस पर सर्कुलेट होगी और इसी कारण से आपके, हमारे और सभी के नोट्स पर गवर्नमेंट के साइन होते हैं और वहाँ पर लिखा होता है कि मैं धारक को XYZ अदा करने का वचन देता हूँ। ये पैसा हमें गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी और परफॉर्मेंस पर दिया है और भारत के अंदर किसी वैल्यू वाली चीज के बदले इस नोट को मैं किसी को दूंगा तो सामने वाले इंसान इस चीज को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई और धीरे धीरे फिजिकल करेंसी से दूर होते जा रहे हैं और डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने लगे, मतलब पेटीएम और गूगल पे का यूज करने लगे, यूज करके मोबाइल से ही पेमेंट्स देने लगे। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली कैसे काम करती है उससे पहले इस बात को समझना जरूरी है। जब आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, आप ये मान सकते हो कि मैं शॉपिंग करने के लिए निकला, मुझे यहाँ पर जूते पसंद आ गए। अब ये व्यक्ति मुझे जूते के रूप में एक वैल्यू दे रहा है, अब इसके बदले मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आप मान सकते हो कि ये 4,000 रुपए के हैं। अब दोस्तों मैं अपने फोन में पेटीएम या गूगल पे निकालूंगा और उसके स्कैनर को स्कैन करके और फिर फाइनल पेमेंट होने में 1 या 2 सेकंड का टाइम लगेगा। आप इस बात को देख पाओ, प्रोसेसिंग बैंक के थ्रू हुआ है, लेकिन सवाल ये आता है कि इसकी असली सच्चाई है क्या। अब थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे मैंने इस व्यक्ति को 4,000 रुपए देने के लिए कोशिश की तो प्रोसेसिंग के दौरान ये रिक्वेस्ट मेरे बैंक के पास गई। अब बैंक चेक करेगा कि मेरे अकाउंट्स में 4,000 रुपए
है भी या नहीं। अगर पैसा हुआ तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा और बैंक अपने हिसाब में इसे लिख लेगा कि मेरे अकाउंट में अब 4,000 रुपए कम हुए हैं और इस व्यक्ति के अकाउंट में 4,000 रुपए गए हैं। ये बैंक के मेन कंप्यूटर्स में स्टोर्स रहेगा जिसमें सारे कस्टमर का ट्रांजैक्शन नोट किया जाता है। फिजिकल पैसा और डिजिटल करेंसी की दुनिया के अंदर यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आपके पास एक नोट है उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डिजिटल पेमेंट करने पर आपको यह एहसास होता है टेक्निकली देखा जाए तो पैसा और कुछ नहीं है, बस इस लेजर के अंदर एक एंट्री और नंबर्स हैं। मैंने जब उस व्यक्ति को 4,000 रुपए ट्रांजैक्शन किए तो मुझे इस ट्रांजैक्शन को करने वाली बैंक्स के ऊपर भरोसा है। मतलब मुझे बैंक के ऊपर पूरी तरह भरोसा है कि ये ट्रांजैक्शन में 4,000 रुपए ही देगा, उससे ज्यादा पैसा माइनस नहीं कर देगा। उसी तरह इस व्यक्ति को भी उस बैंक के ऊपर पूरा भरोसा है कि बैंक इस व्यक्ति के अकाउंट में 4,000 रुपए ही डालेगा, उससे कम पैसा नहीं डालेगा। लेकिन दोस्तों भरोसे से काम नहीं चलता, क्योंकि ये बैंक्स लोगों के साथ फ्रॉड ना कर सके। इसी कारण से बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होती है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI कह दो, और RBI को कंट्रोल करती है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारा सारा सिस्टम सेंट्रलाइज है। मतलब इन सेंट्रल अथॉरिटी को हमने अपने पैसे का पूरा कंट्रोल दे दिया है और हमने इनको इतनी ज्यादा पावर दे रखी है कि इनकी जब मर्जी पड़ी इन्होंने 500 और 1000 के नोट तुरंत बंद कर दिए और इनकी मर्जी हो गई तो अनलिमिटेड पैसा बना के बाजार में इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया और इनकी मर्जी पड़ी तो हमारा ही पैसा नीरज मोदी और विजय माल्या जैसे फ्रॉड लोगों लुटा दिया। इनकी मिसिंग के कारण ऐसी स्थिति तक आ जाती है। जो खुद की मेहनत की कमाई जिस पर व्यक्ति बहुत ज्यादा भरोसा करता है इन बैंक्स के अंदर जमा कराता है, वो जरूरत पड़ने पर खुद ही अपना पैसा इन बैंक्स से नहीं निकाल पाता। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम से आम लोगों को बचाने के लिए 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने एक पेपर पब्लिश किया। उसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सतोशी नाकामोटो ने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई थी। अब भाई ये सतोशी नाकामोटो है कौन, दुनिया में किसी इंसान को नहीं पता था। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है और ग्रुप्स में भी हो सकता है। इस पेपर के अंदर सतोशी नाकामोटो ने पूरी तरह से बताया कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का यूज करके हम इन सेंट्रल अथॉरिटीज को रिमूव कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बनाकर जो लोगों को खुद के पैसे का पूरा कंट्रोल दे सकती है। जो लोग आज भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं उनको मैं ये बता दूं कि आज की तारीख में 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बिटकॉइन के लॉजिक साइंस को समझेंगे। बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। इसी तरह से इथेरियम भी एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है, इसी तरह डोजकॉइन भी, इसी प्रकार बाइनेंस कॉइन भी, इसी तरह टीथर भी और इसी प्रकार सारी कॉइन्स। अब बिटकॉइन किस तरह से काम करती है हम वापस से उसी एग्जांपल पर जाते हैं। इस वीडियो को पब्लिश करते टाइम बिटकॉइन का प्राइस लगभग $1,00,000 है, लेकिन कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत इन जूतों के बराबर है, मतलब 4,000 रुपए जो 2013 में थी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस व्यक्ति ने मुझे जूते दिए और इसके बदले मैं अपने फोन से इसके फोन में एक बिटकॉइन ट्रांसफर कर दूंगा। अब जूते के लिए किए गए इस ट्रांजैक्शन को किसी न किसी लेजर में लिखना तो पड़ेगा ना। अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए जो हमने सेंट्रल अथॉरिटी को यानी कि इस बैंक को बीच में से हटा तो दिया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ट्रांजैक्शन को देखेगा कौन। तुमको ये बात याद है अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर का अगर टाइटल फिर से देखें, बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि इस सिस्टम को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं करेगी, बल्कि हर वो इंसान जो बिटकॉइन का लेन देन कर रहा है, जो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कर रहा है और जो इसका हिस्सा है, वो हर व्यक्ति इसको मेंटेन करेगा। आप ये मान लो कि मेरे और इस व्यक्ति के अलावा ये ABCDE
मतलब 5 व्यक्ति और हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो इस लेजर में लिखा हुआ है किशोर पेड 1 बिटकॉइन टू X पर्सन। अब इस लेजर की कॉपी हर व्यक्ति को दे दी जाएगी और हर कोई इसको मेंटेन करेगा। दोस्तों ये लेजर जब तक बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता था और सिर्फ उसके मेन कंप्यूटर में ही था, तब तक ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन था। अब दोस्तों हर किसी के पास इस ट्रांजैक्शन की कॉपी है और ये पब्लिक ट्रांजैक्शन बन चुका है। अब दोस्तों दूसरी बार मैं इस व्यक्ति से 40,000 की टीवी खरीदूंगा, तो अपने लेजर में मैं इस बात को नोट कर लूंगा कि किशोर पेड टू 10 बिटकॉइन X पर्सन, और इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी वेरीफाई करके नोट कर लेगा कि किशोर पेड 10 बिटकॉइन टू X पर्सन। और इसी तरह से ABCD ये सारे व्यक्ति भी वेरीफाई कर लेंगे कि किशोर पेड 10 बिटकॉइन टू X पर्सन। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और सोचा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम ये कि वेरीफाई करके लेजर में एंट्री करने के लिए पहले व्यक्ति को और इन सारे लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे पास जो जूते खरीदने के लिए 1 बिटकॉइन और टीवी खरीदने के लिए 10 बिटकॉइन है भी या नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस बात की क्या गारंटी है ये सारे लोग जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है ये अपने अपने लेजर्स में सही एंट्री ही करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस व्यक्ति को छेड़छाड़ करने से कौन रोकेगा। मतलब इस व्यक्ति की मर्जी होगी तो ये एंट्री कर देगा कि किशोर बिल पे 100 बिटकॉइन टू X पर्सन, और इसी तरह से सी वाला भी लिख देगा कि किशोर ने 200 बिटकॉइन दिए। जब फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज था तब तो ट्रस्ट पर चल रहा था, हम बैंक पर भरोसा कर रहे थे कि ये बैंक पूरा मेंटेन करेगा। डिसेंट्रलाइज करने पर अब हम लोगों पर भरोसा कर रहे हैं कि ये लोग सही से मेंटेन करेंगे। लेकिन दोस्तों सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति का उद्देश्य कुछ और ही था। इस सिस्टम से बचने के लिए उस पेपर के अंदर सतोशी नाकामोटो ने ट्रस्टलेस डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम का तरीका दिया। और इसके लिए इस बात को याद जरूर रखना, ब्लॉकचेन शब्द इस वीडियो का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज है और दोस्तों कुछ ही सालों के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है, इस चीज को समझने के लिए फिर से हम एग्जाम्पल पर आते हैं। इस व्यक्ति से मैंने जूते खरीदे, उसके लिए मैं उसे 1 बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करूंगा। ये जो 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होगा उसे नोट किया जाएगा और उसके बाद हम इसे एक ऑनलाइन ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला ये ब्लॉक पूरी तरह 3 सेक्शन से मिलकर बनता है। पहले हिस्से में स्टोर होता है ट्रांजैक्शन का डेटा, मतलब कि ये वाला लेजर। दूसरे हिस्से में स्टोर होता है हैश, ये एक टाइप का फिंगरप्रिंट है। जैसे सभी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह हर ब्लॉक का एक फिंगरप्रिंट होता है जिसको हैश कहा जाता है। जिस तरह से डेटा इस ब्लॉक में स्टोर हुआ वैसे ही हैश जनरेट हो गया। तीसरे हिस्से में स्टोर होगा हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैंने जूतों के बदले इस व्यक्ति को 1 बिटकॉइन दिया और इस ट्रांजैक्शन की लेजर में एंट्री करके मैंने इस लेजर को ब्लॉक में सेव तो कर दिया, लेकिन अब क्या गारंटी है कि जूतों के बदले उस व्यक्ति को देने के लिए मेरे पास 1 बिटकॉइन था या नहीं। शायद मेरे पास हो ही ना। अब मेरे पास 1 बिटकॉइन है भी या नहीं, इसको पता लगाने का एक तरीका है कि टोटल बैलेंस पता करने के लिए मेरे द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे या फिर सारे ब्लॉक्स चेक करने पड़ेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि ब्लॉक्स की एक प्रकार से चेन बन रही है। अब यही कारण है कि बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब दोस्तों इस ब्लॉक्स को चेक करना हो तब जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो काम आते हैं। जैसे कि गोल्ड लिमिटेड है और उसे निकालने के लिए माइनिंग्स करनी पड़ती है, इसी प्रकार से बिटकॉइन भी लिमिटेड अमाउंट में है और उसे जनरेट करने के लिए उसकी माइनिंग करनी पड़ती है। बिटकॉइन के काम करने के तरीके के हिसाब से मेरे जूते के ट्रांजैक्शन के वेरीफाई करने का एक तरीका है। अब इनके पजल्स को सोल्व करने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर यूज की जाती है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का बिल भी बहुत ज्यादा आएगा और मशीन की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी कारण से इन माइनर्स को ब्लॉक्स सोल्व करने के लिए इनाम के रूप में कुछ बिटकॉइन मिल जाती है। माइनर जैसे ही ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं तो ये पूरे बिटकॉइन नेटवर्क में बट जाता है। अब इसकी कॉपी हमारे पास ही नहीं किंतु माइनर्स के पास भी रहती है, क्योंकि ये भी
बिटकॉइन नेटवर्क का ही हिस्सा है। मतलब अगर इस व्यक्ति से मैं भविष्य में टीवी खरीदूंगा तो बदले में 10 बिटकॉइन दूंगा। ये वाला ट्रांजेक्शन मैं एक न्यू लेजर में नोट कर लूंगा, उसे एक न्यू ब्लॉक में जमा करूंगा। फिर सारे माइनर्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे, उसके बदले इन्हें कुछ बिटकॉइंस मिलेंगे। लास्ट में इसको सबके पास भेज दूंगा और जो भी इसका हिस्सा है उनकी सारी चेन में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से डी वाले ने अगर ई वाले को 4 बिटकॉइन भेजे तो डी वाला न्यू लेजर में नोट्स करेगा, उसे एक ब्लॉक में स्टोर करेगा। फिर सारे माइनर्स उस ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे और लास्ट में हम सब एक्सेप्ट करके अपनी अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लेंगे और ये वाली साइकिल कुछ इस प्रकार से हमेशा चलती जाएगी। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है ये ब्लॉक वाले पर्सन कभी भी उसे एडिट करके फर्स्ट सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। मान लो कि जो सी वाला पर्सन है वो चोर, हैकर या फिर डाकू टाइप का इंसान है। अब बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण इसके पास पूरा अधिकार है कि ब्लॉक को ओपन करके उसमें चेंज कर सकता है। मान के चलो ये टीवी वाले ब्लॉक्स में ओपन करके लिख देता है कि किशोर बिल पेड 200 बिटकॉइन एक्स पर्सन। अब ये व्यक्ति ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसी प्रकार से हर कोई अपने अपने फायदे के लिए ब्लॉक को टेम्पर करने लगा, ब्लॉक की छेड़छाड़ करने लगा, तो सारा का सारा बिटकॉइन नेटवर्क ही खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है इस ब्लॉक की हैशिंग प्रॉपर्टी की वजह से इस ब्लॉक को एडिट करना पॉसिबल है ही नहीं। अब तुमको याद है मैंने ये कहा था कि ब्लॉक 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। पहले हिस्से में ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर किया जाएगा, दूसरे हिस्से में ब्लॉक का हैश स्टोर होगा जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और हर एक ब्लॉक का अलग अलग होता है। तीसरे वाले सेक्शन में इससे पहले वाले ब्लॉक का हैश स्टोर होगा। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि दूसरे वाले हिस्से में ये पहला हिस्सा और तीसरे हिस्से पर डिपेंड करती है। यदि किसी ने ब्लॉक्स के साथ छेड़छाड़ या एडिटिंग करने की कोशिश करी तो हैश पूरी तरह बदल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि क्रिप्टोग्राफी की वजह से इसको समझना पॉसिबल है ही नहीं कि चेंज करने के बाद न्यू हैश कौन सा है। बिटकॉइन जो कि पूरी तरह डिजिटल करेंसी है, उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए उस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसके कारण इसे क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है। अब जैसे ही सी वाले व्यक्ति ने इसके टीवी वाले डेटा का चेंज करके जैसे ही उसने 200 बिटकॉइन सी लिखा वैसे ही हैश चेंज हो गया। अब इस ब्लॉक के तीसरे हिस्से में टीवी वाले ब्लॉक का हैश था तो वो भी बदल गया, उससे इस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट में पिछले ब्लॉक का हैश था तो वो भी चेंज हुआ, तो इस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो गया। मतलब दोस्तों सी वाले व्यक्ति के जूते वाले ब्लॉक के बाद सारे हैश इनवैलिड हो गए, इसकी पूरी चेन ही इनवैलिड हो गई। लेकिन बिटकॉइन के सिस्टम को अब ये पता कैसे चलेगा सी वाले व्यक्ति की चेन गलत है और बाकी सबकी चेन सही है। तो दोस्तों ऐसे केस में बिटकॉइन मेजोरिटी को अकाउंटेबल मानकर चलता है। यहाँ पर मेजोरिटी और ब्लॉकचेन सिमिलर ही है, लेकिन सी वाले व्यक्ति की ही ब्लॉकचेन डिफरेंट है तो इसकी ब्लॉकचेन को गलत मानकर हटा देगा। अब ये दूसरे लोग हैं, इनके साथ आगे वाले ट्रांजेक्शन बिल्कुल वैसे ही होते रहेंगे जिस प्रकार पहले से हो रहे थे। अब दोस्तों सरकार बिटकॉइन को बैन क्यों करना चाहती है इस बात को थोड़ा सा समझो। इसमें आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पैसे को आप खोने के लिए तैयार हो, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की और वोलेटाइल होता है। अब तुमको याद है दोस्तों मैंने पहले बताया था क्रिप्टो करेंसी का पहला टारगेट है फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना। अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं तो जो बैंक्स, आरबीआई और गवर्नमेंट्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है, इनकी अथॉरिटीज को हटा देना एक तो ये कारण है जिससे बिटकॉइन को बैन करना चाहती है। दूसरा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यह है कि क्रिप्टो को चलाने वाला कोई नहीं है। अगर पैसे के लेन देन को देखने वाला कोई होगा ही नहीं तो इंडिया में बैठे बैठे हम हमला करवाने के लिए आतंकवादी इनको कोई भी बिटकॉइन भेज सकता है, ड्रग्स के लिए कोई भी बिटकॉइन में पेमेंट्स कर सकता है, और इतने सारे इलीगल काम करने के बाद भी कोई भी पकड़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि बिटकॉइन इतना सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों करना चाहती है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और अब आप अपना इस
डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपना कमेंट्स जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।